नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। प्रदेश में यूसीसी को लेकर राज्य सरकार अंतिम दौर में काम कर रही है। सरकार की ओर से करीब 1500 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए करीबन 80 लाख की धनराशि भी जारी की गई है। एक और जहां यूसीसी को लेकर प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। ये बड़ा गौरव की बात है और उत्तराखंड जो है पूरा देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूसीसी लागू किया जा रहा है। और उसकी सारी प्रक्रियाएं जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं, सबसे सुझाव जो आते हैं, सारी प्रक्रियाएं हमने लगभग पूरी कर ली है और इसी माह जनवरी में जो है ये लागू किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी स्वयं इस पर युद्ध स्तर पर में कार्य कर रहे हैं और साथ में जो पूरी जो ट्रेनिंग टीम है और सभी जो कानूनी प्रक्रियाएं सब पूरी कर ली गई है और इस माह लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। दरअसल कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा महाराज दसौनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को राज्य पर थोप रही है। सरकार बेरोजगारी, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती। ऐसा लगता है यूसीसी के मामले में एक एजेंडे के तौर पर काम किया जा रहा है। 2 साल से यूसीसी यूसीसी सुनकर कान पक गए हैं। अब भेड़िया आया की कहावत को कृपया चरितार्थ मत कीजिए। लाना है तो लाइए, क्योंकि वैसे भी आप ऑलरेडी उसको थोप ही रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के जनमानस ने यूसीसी कभी मांगी नहीं, लेकिन क्योंकि अब आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है तो जो आप देंगे वो लेना पड़ेगा। तो इसलिए आप यूसीसी थोप तो रहे हैं। कभी आपने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया, कानून व्यवस्था, सड़क सुविधा, जंगली जानवरों से निजात दिलाने के लिए कुछ नहीं किया, आपने भर्ती घोटालों से निजात दिलाने को कुछ नहीं किया, महिला सुरक्षा के लिए आपने कभी कुछ नहीं किया। और तो और आप ये देखिए कि किस तरह से राज्य की स्थिति, जो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल होती रही, आपने उसके लिए कुछ नहीं किया। जिस दिन से आप सत्ता पर काबिज हुए हैं, एक एजेंडे के तहत आप काम कर रहे हैं। और यूसीसी तो बेमानी इसलिए है क्योंकि ये केवल उत्तराखंड में लागू होगी, पूरे देश में होगी नहीं। तो यूनिफॉर्मिटी सब तो भूल ही जाइए, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी। उत्तराखंड केवल प्रयोगशाला बनकर रह जाएगा और उत्तराखंड के अंदर भी आधी आबादी पर लागू होगी, आधी पर नहीं होगी। तो काहे की यूनिफॉर्मिटी? इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या हिंदी में कहे तो समान नागरिकता कानून। तो समान कहाँ रह गए हम नागरिक जब आधी आबादी पर आप इसको लागू कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूसीसी की जरूरत नहीं है, बल्कि प्रदेश में भू कानून और मूल निवास कानून की आवश्यकता है। जब जब चुनाव आता है, भाजपा जो है यूसीसी या इस तरह के जो अन्य कानून है, जहां भी उनको लगता है कि वोटों का पोलराइजेशन हो सकता है, वो ऐसे मुद्दों को चुनाव के टाइम पर उठाती है। और एक उत्तराखंड उत्तराखंडी और एक उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में इस की कोई जरूरत नहीं है। यूसीसी की उत्तराखंड में कोई जरूरत नहीं है। और अगर ईमानदारी से आप अगर यहां यूसीसी लागू करना चाहते हैं तो पूरे उत्तराखंड में कीजिए। अब आप डिफाइन कर रहे हैं कि आप चकरौता क्षेत्र के शेड्यूल क्राफ्ट को छोड़ देंगे, यहां पर थारू है, यहां पर बोक्सा है। मतलब ये दो तरफा राजनीति, जो दोहरा चरित्र भाजपा का है, ये क्यों बार बार अपने चरित्र को उजागर करने का काम करते हैं? आप करिए ना यूसीसी लागू अगर करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि फलाने के साथ यूसीसी लागू होगा, फलाने पे नहीं होगा, ये ईमानदारी नहीं है। उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी दी और बताया कि नई मतदाता सूची में उत्तराखंड में कुल 84,29,459 वोटर्स हैं, जिसमें 43,64,667 पुरुष वोटर्स की संख्या है और 40,64,488 महिला मतदाता हैं और 304 वोट थर्ड जेंडर के हैं। इसके अनुसार हमारे पूरे राज्य में आज की तारीख में 84,29,459
469 मतदाता निर्वाचक नामावली में दर्ज हैं। इसमें जो पुरुष मतदाता हैं वो 43,64,667 और जो महिला मतदाता हैं वो 40,64,600 इस हिसाब से अभी तक दर्ज हुआ है। इसमें जो तृतीय जो थर्ड जेंडर मतदाता हैं वो 304 दर्ज हुआ है। इसमें बताना चाहेंगे कि जो पिछली बार का संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान संपन्न हुआ था 1 जनवरी 2024 की अर्हता तिथि के अनुसार, उस समय निर्वाचक नामावली में 83,37,000 वोटर्स शामिल थे। उसके उपरांत जो अभी का जो हमारा 1 जनवरी 2025 का अभियान हुआ है उसके अनुसार हमारे निर्वाचक नामावली में 91,545 वोटर्स का वृद्धि हुआ है। बीजेपी प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ नेतृत्व की मदद से निकाय चुनाव में जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण और पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता और जिलाध्यक्षों से लेकर नीचे मंडल अध्यक्ष तक सबको जो है कि पार्टी के द्वारा जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि ये जो चुनाव है ये इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार की जो काम करने का जो तरीका है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने पूरे समय में हर क्षेत्र में जाकर के हर कार्य को संपादित किया है और जिस तरह से उनकी एक युवा मुख्यमंत्री के रूप में छवि है, उसका हमको एक बहुत बड़ा लाभ इन चुनाव में मिलने वाला है और हम जो है कि 100% उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी और महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा जा रहा है उसमें विजय प्राप्त करने वाले। और अब खबर खटीमा से, जहां पर अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार दीपक भट्ट के कार्यालय का शुभारंभ हुआ। इस दौरान दीपक भट्ट ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन किया और वोट की अपील की। उन्होंने अपनी जीत का भी दावा ठोका है। पिछले 5 साल से लगातार लोगों के सुख दुख में, छोटे मोटे कामों में जाता रहा हूं और मुझे विश्वास है खटीमा की जनता मेरे साथ खड़ी है। हर वर्ग का मुझे समर्थन है। निश्चय ही आने वाली 23 तारीख को ये जो सब लोग आए हैं, निस्वार्थ आए हैं, इनको कोई धनबल का लालच नहीं है। मुझ पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, कई तरीके के मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी ये खटीमा के सब जनमानस देखो सब मेरे संग खड़े हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले 23 तारीख को निर्दलीय का परचम लहराएगा और मुझे विजय श्री मिलेगी। तब आम जनमानस मेरे साथ हैं। भाई जनता ने जिताना है, जनता ने हराना है। मेरी ताकत ये जो लोग आए हैं ये मेरी ताकत है। मेरी ताकत आम जनमानस है, गरीब परिवार लोग हैं, गरीब लोग हैं, हर जाति के लोग मेरे से तन मन धन से खड़े हैं। खटीमा में नगर पालिका अध्यक्ष पद पर अपना भाग्य आजमा रहे कांग्रेस से बागी अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार रशीद अंसारी को बसपा ने अपना समर्थन दिया है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार गौतम ने एक प्रेस नोट जारी कर खटीमा में अध्यक्ष पद के निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन देकर समाज के लोगों से राशिद अंसारी को जिताने की अपील की, जिसके बाद बसपा प्रदेश महासचिव विनोद गौतम और जिला अध्यक्ष सहित स्थानीय स्तर के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राशिद अंसारी का फूल मालाओं के साथ स्वागत कर समर्थन किया। हमारा गणित यह है कि राशिद भाई जो है 90% यहाँ जो है जनता उनको लाइक करती है और यहाँ जो है वो जिताऊ प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर है। इसलिए मतलब बहुजन समाज पार्टी के जो हमारी विधानसभा कमेटी जो है हमारी, चाहे विधानसभा कमेटी हो या हमारे जिला के यहाँ प्रभारी रहे हो, उन लोगों के हम द्वारा हमें विशेष सूचना मिली है कि राशिद भाई जो है यहाँ अच्छे प्रत्याशी है। भले से ही चाहे ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम इसलिए समर्थन दे रही है बहुजन समाज पार्टी कि यह हमारे समर्थन से ये जीत जाएंगे और जीतने के बाद यह बहुजन समाज पार्टी का यह परचम लहराएगा। निकाय चुनाव के इस समर में बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी और विधानसभा कार्यकारिणी के सम्मानित प्रदेश सचिव, सम्मानित जिला अध्यक्ष और सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष एवं अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा
जो आज मुझे अपना समर्थन दिया गया है, मैं इसके लिए अपने तहे दिल से इनका शुक्रगुजार करता हूं, इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने खटीमा के समर में तमाम प्रत्याशी को छोड़कर मुझे जो समर्थन दिया है इस गरीब प्रत्याशी को, ये इनका एक बड़ी सोच का कारण है। और मैं बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का अपने इस कार्यालय में अभिनंदन स्वागत करता हूं। खटीमा नगर पालिका अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रुमाना नकवी बड़वाल ने सितारगंज रोड स्थित भूड़ में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर उनके कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यालय के शुभारंभ के बाद नकवी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डोर टू डोर कैंपेन चलाकर वोट की अपील की। मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं है, मुझे जनता ने खड़ा करा है, जनता के लिए आई हूँ और जनता ही लेके आई है मुझे। मैं नेता हूँ ही नहीं, ना मैं नेता बनना चाहती हूँ। मुझे जनता पे पूरा विश्वास है। मेरी एक स्वच्छ छवि है, जो मेरा किसी राजनीतिक दल से किसी से कोई संबंध नहीं है। अभी तक जो भी मैंने किया है, मैंने मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल निस्वार्थ सेवा करी है पूरे खटीमा की जनता की। हर रात आधी रात को भी हम खड़े रहे हैं यहाँ पर उनके लिए। बाढ़ आई थी, मैं अकेली 5 बजे से बाढ़ में लोगों को निकाल रही थी। मैं गई थी वहां पे, मैंने बिल्कुल, मुझे अपनी ट्रैक्टर लेके गई, उनके जो टीम आई थी उसमें भी मैंने पूरा तेल वेल डलवाया। मेरा तो कोई वो ही नहीं है, मैं तो किसी से भी अपना मुकाबला नहीं करती। उधर देहरादून में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस लगातार अवैध शराब, मादक पदार्थ और नशा कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है। इस कड़ी में पुलिस ने 4000 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई है। शराब जो है इस नगर निगम चुनाव में बड़े पैमाने पर जो है इसमें पुलिस जो है सूचना संकलन कर रही है और जो भी अभी तक बड़े पैमाने पे इसमें बरामदगी हुई है, रेड्स हुई है, 4000 लीटर से ज़्यादा की जो है अवैध शराब अब तक पकड़ी गई है, जिसकी कीमत जो है लगभग 18 लाख से ज़्यादा की है। और अवैध मादक पदार्थ भी जो है इसमें अफीम, चरस, गांजा जो है लगभग 6.5 करोड़ से ज़्यादा का अब तक पकड़ा गया है। और पुलिस जो है ऐसे असामाजिक तत्व जो इस तरह से जो है अवैध काम करके चुनाव में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त नज़र रखे हुए हैं और इनको जो है ऐसे बड़े पैमाने पे जो है गिरफ्तारियां की जा रही है जो अवैध काम करने वालों को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रदेश के 8 आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश जारी किया है। शासन ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 4 अधिकारियों के नाम वापस लेने की गुजारिश की थी। इसके बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इन 8 अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किए। ऐसे में इन अधिकारियों के प्रतिनियुक्ति पर जाने से पुलिस महकमे में जल्द ही बड़े फेरबदल हो सकते हैं। खबर मसूरी से, जहां रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल को लॉन्च किया गया। देश की पहली आईपीएस अधिकारी और पूर्व राज्यपाल डॉक्टर किरण बेदी ने इसकी शुरुआत की है। जानकारी के मुताबिक रस्किन बॉन्ड इंटरनेशनल स्कूल को प्री स्कूल फ्रेंचाइजी मॉडल के रूप में डिजाइन किया गया है। स्कूल को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को सशक्त करना है। Be written, you will have hundreds and thousands of Ruskin Bond students and whose creativity will go back to this day when a chain of schools is being launched, a chain of 15 schools, Ruskin Bond International Schools. It's amazing. You're not starting with one school, 15 schools, and I predict this will become 1500 one day, and these thousands of these children will be owing their creativity and their writing and their authorship. The genesis would be Mr. Ruskin Bond. I want to thank his family, particularly his family, his son, his grandchildren, Siddharth Bond and his grandchildren, and thank Ruskin Bond for producing such lovely children. And Kunal and his team have said it all, and so you have my good wishes. And my thanks to Masuri for looking after me all these years and helping me to write all the books that I've been writing. Maybe I wouldn't have done half as much if I'd been elsewhere.
So thank you. हल्द्वानी में जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए काठ गोदाम में पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण ध्वस्त करने का काम किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। देखिए, हमारे हल्द्वानी में विभिन्न चौराहों के जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम पूर्व से ही चल रहा है। उसी क्रम में जो हमारा रेलवे स्टेशन काठगोदाम है उसके समीप काफ़ी समय से 7 से 8 दुकानें ऐसी थी जो 12 मीटर की परिधि में आ रही थी और उनको समय भी दिया गया था। उनके द्वारा सहमति भी यद्यपि व्यक्त की गई थी, लेकिन ये देखा गया कि उनके द्वारा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। तो उसी क्रम में आज लोक निर्माण विभाग के द्वारा ये बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया गया है और ये टारगेट दिया गया है कि 20 जनवरी तक इसको PWD जो है अपने मार्ग को पूरी तरह से तैयार कर ले, क्योंकि ये हमारे कुमाऊं का भी प्रवेश द्वार है, साथ ही साथ जो हमारा स्टेडियम है उसको भी जाने का मार्ग है। हल्द्वानी में निर्माणाधीन दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ। दुर्घटना में महिला मजदूर मलबे में दब गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया है। जैसे ही वो घटना हुई थी, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा था और एक वॉल निर्मित की जा रही थी, साथ में लोक निर्माण विभाग द्वारा फिलिंग का भी काम किया जा रहा था। तो ये संभवतः जो हमारी अर्थ मूवर्स हैं उनके वाइब्रेशन से ये हुआ है। तत्काल ही वहाँ पर स्थानीय पुलिस और हमारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारी पहुँच गए थे और रेस्क्यू तुरंत शुरू कर दिया गया था और उसके बाद बिना इंतज़ार किए उसको पुलिस की गाड़ी से ही सुशीला तिवारी भेजा गया और मैंने भी स्वयं जाके उसका हालचाल जाना। वहाँ पर चिकित्सकों के द्वारा उनको बेहतर इलाज वहाँ पर प्रदान करने के लिए निर्देश भी दिए गए थे। और जहाँ तक बात है कि काम के दौरान सावधानी बरतने की, उसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि जो भी सुरक्षा मानक हैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखें और पालन करें। हल्द्वानी में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने अवैध चरस की खेप के साथ 5 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की अवैध नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों हमने कुछ और केस भी किए थे जिसमें कुछ लोगों से इसमें की बरामदी हुई थी। आज हमारी जो खंशु थाने की टीम है और चोरगले थाने की जो टीम है उनके द्वारा अलग अलग प्रकरणों में कुछ अभियुक्तों को चरस के साथ में गिरफ्तार किया है। इन दोनों प्रकरणों में मिला के 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और इनके कब्जे से लगभग 7 किलो के आसपास जो चरस है वो बरामद की है। इस सारे प्रकरण में जो अभियुक्त हैं उनमें से 1-2 अभियुक्त का जो आपराधिक इतिहास है। अब इसमें ये लोग कहाँ से खरीद के ला रहे हैं और किसको सप्लाई करने जा रहे हैं उस संदर्भ में भी बेचना हो रही है। तो ये जो इस तरीके के नशे के खिलाफ जो पुलिस ने कार्रवाई की है, इसमें मेरी तरफ से टीम को इनाम दिया जा रहा है। और इसमें चूँकि कुमाऊं जो रेंज की एनटीआर भी शामिल है तो उसकी भी जो इनाम की घोषणा है वो डीआईजी कुमाऊं क्षेत्र के स्तर पर की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी है।